दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं कि अब की बार से बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं उसको ऑनलाइन कर दिया है, जिसमें आपके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वजह से जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी सेमेस्टर के हों, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तैयारी हम लोग किस तरीके से करें और कैसे क्वेश्चन आएंगे। इन सभी को देखते हुए मैं आपकी समस्याओं का निवारण करने के लिए आया हूँ। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के जो भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं, उनकी सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए मेट्रोलॉजी की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी मापन यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप को क्या कहते हैं। ठीक, तो जैसे हमारे पास कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट से हम कितना कम से कम माप सकते हैं, न्यूनतम माप, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्पतमांक, या हम लोग उसकी इंग्लिश में बात करें तो उसे लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट काउंट, तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, लीस्ट काउंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, टैकोमीटर किस प्रकार का मापन यंत्र है। ठीक, तो हमें पता होना चाहिए टैकोमीटर किस प्रकार का मापन यंत्र है। ऑप्शन दिया है प्राइमरी मतलब प्राथमिक मापन यंत्र, द्वितीयक मापन यंत्र और तृतीयक मापन यंत्र। तो ये प्राइमरी मापक यंत्र, प्राइमरी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्या है। यदि किसी भी माप लेते समय किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हम लोग रूपांतरण करें कितनी बार, 2 बार, तो हमारा वह मापन यंत्र कौन सा होगा, तृतीयक मापक यंत्र कहलाएगा। अगर किसी भी मापक यंत्र का रीडिंग लेते समय उसमें रूपांतरण एक बार होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक मापन यंत्र कहते हैं। अब एग्जाम्पल भी बताऊंगा। और प्राथमिक मापन यंत्र क्या है, यदि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेने के लिए हमें कोई रूपांतरण की ज़रूरत ना हो, वो हमारा प्राथमिक मापन यंत्र कहलाता है। ठीक, जैसे हमें किसी कलर की, कोई हमारे पास कलर है, उसको बताना है कि ये हमारा कौन सा कलर है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देख के बताया जा सकता है ये हमारा ग्रीन कलर है, रेड कलर है। ठीक, कोई आपको द्वितीयक मापन यंत्र में जैसे आपको एक थर्मामीटर दे दिया, ये आपका ये थर्मामीटर है। थर्मामीटर में होता क्या है, अंदर पारा भरा होता है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर आपकी रीडिंग होती है टेम्परेचर की। जब ये टेम्परेचर आपका थर्मामीटर के कांटेक्ट में आता है तो थर्मामीटर में अंदर जो पारा भरा हुआ है उसका लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता है। ठीक, जैसे ही लेवल इंक्रीज होता है तो उस टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ पारा में हमारा टेम्परेचर ट्रांसफ़र होगा। उस पारे में जो हमारा टेम्परेचर ट्रांसफ़र होने की वजह से पारा हमारा ऊपर शिफ्ट होगा, उसको हम लोग इस रीडिंग के थ्रू पढ़ते हैं। तो हमारा रूपांतरण कितनी बार हो रहा है, 1 बार। जैसे हीट हमारी या पारे को ट्रांसफ़र हुई, पारा हमारा सीधे चला आया ऊपर रीडिंग देने के लिए, तो ये हमारा सेकेंडरी मेजरमेंट है। अब बात करें टर्सरी मेजरमेंट की, जो हमारा टैकोमीटर का एग्जाम्पल है। टैकोमीटर क्या है, टैकोमीटर किसी घूमती हुई शाफ्ट का आरपीएम बताता है कि हमारी शाफ्ट कितने आरपीएम पर रोटेट हो रही है। ठीक, तो सबसे पहले इसको टैकोमीटर को एक शाफ्ट पे लगाते हैं। सपोज दैट ये हमने टैकोमीटर लगा दिया और ये शाफ्ट हमारी आरपीएम से रोटेट हो रही थी। जैसे ही हमने टैकोमीटर को इसमें लगाया तो इसकी ये जो
आरपीएम की गति है ये टैकोमीटर की सहायता से पहले हमारी वोल्टेज में कन्वर्ट होगी, फिर वोल्टेज हमारा वोल्ट मीटर की सहायता से वो आपको रीडिंग शो करेगा। सपोज दैट यहाँ पे वोल्ट मीटर ने रीडिंग शो करी, ठीक। फिर ये रीडिंग हमारा जो ऑब्जर्वर होगा, ये ऑब्जर्वर हमारा देखेगा कि रीडिंग कितनी आई है, ठीक है। तो इसमें हमारा रूपांतरण कितनी बार हो रहा है? 2 बार। पहले आरपीएम या गति हमारी वोल्टेज में चेंज हुई, फिर वोल्टेज हमारा वोल्ट मीटर में जाके रीडिंग में के रूप में देख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका रूपांतरण 2 बार हुआ है, जो कि हमारा टर्सरी मेजरमेंट है। तो हमारा जो टैकोमीटर है वो हमारा तृतीयक मापन यंत्र होगा। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी मापन यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम माप को क्या कहते हैं? जैसे कोई भी मापक यंत्र है, उससे अधिकतम माप कितनी ली जा सकती है, वो क्या कहलाती है? जैसे ये स्केल है, स्केल मान लो आपकी 30 सेंटीमीटर की है, ठीक। तो ये स्केल हमारी मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर मेजर कर सकती है। तो वही पूछ रहा है, मापन यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम माप को क्या कहते हैं? तो ये पहला है परास, दूसरा है सुग्राहिता, तीसरा है वास्तविक मान, चौथा है रिपीटेबिलिटी। तो अगर परास की बात करें तो ये हमारा रेंज होता है, ठीक। इसकी इंग्लिश रेंज होती है। सुग्राहिता की इंग्लिश आपकी होती है सेंसिटिविटी। और तीसरा है हमारा वास्तविक मान, इसकी हिंदी होती है ट्रू वैल्यू। रिपीटेबिलिटी की हिंदी इंग्लिश भी रिपीटेबिलिटी होती है। तो अधिकतम मापी जा सकने वाली दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? परास। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला परास सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी मापन यंत्र के स्केल पर 2 आसन्न विभाजनों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? जैसे हमने ये कोई एक स्केल ली, स्केल में इस तरीके से mm और सेंटीमीटर में मार्किंग होती है। तो कह रहा 2 आसन्न विभाजनों, जैसे हमारे पास एक आसन पहला ये है और दूसरा ये है, इनकी बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक। तो इसकी बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? स्केल स्पेसिंग, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, स्केल स्पेसिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी अवयव की माप की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? तो पहले हम लोग उच्च सीमा और निम्न सीमा समझते हैं कि ये दोनों हैं क्या, ठीक है। तो जैसे कोई ये एक शाफ्ट थी, शाफ्ट को हमें बनाना है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर रखना है, या mm मान लो, कुछ भी आप मान लो। तो हमें 20 सेंटीमीटर डाया की एक शाफ्ट बनानी है, और आपको बोल दिया गया कि आप जो शाफ्ट बनाओगे वो 20.04 सेंटीमीटर और 19.84 सेंटीमीटर के अंतराल में बना सकते हो। मतलब इस रीडिंग से कम इतनी रीडिंग और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी रीडिंग तक आप बना सकते हो, या इन दोनों बीच में शाफ्ट का डायमीटर बना सकते हो। तो ये जो हमारी मैक्सिमम दे दिया कि आप अधिकतम इतने व्यास तक बना सकते हो, तो ये है आपकी उच्च सीमा हो गई। और ये जो दे दिया ये मिनिमम कि आप इससे कम नहीं बना सकते, ये आपकी निम्न सीमा हो गई। तो पूछ रहा है उच्च सीमा और निम्न सीमा के जो अंतर है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग सीमांतर कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 अवयवों को जोड़ने के लिए उसके संगत साइज के मध्य
अंतर को क्या कहते हैं? तो हमें पता होना चाहिए कि किन्हीं दो अवयवों को जोड़ने के लिए उसके संगत साइज के मध्य अंतर को हम लोग फिट कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसका मतलब ये है जैसे कोई एक ये होल है और ये शाफ्ट है, ठीक, तो इनमें जो रीडिंग होगी, इसकी रीडिंग कुछ होगी मतलब डायमीटर, और इसका जो डायमीटर होगा, ठीक, तो इन्हीं में से इसका कुछ टॉलरेंस होगा, मतलब इसकी कुछ डायमेंशन कम ज़्यादा होगी। जैसे ये 20 है तो अभी हम लोगों ने देखा था इसको 19 दशमलव कुछ बना सकते थे और इसको 20 दशमलव भी कुछ थोड़ा सा ज़्यादा बना सकते थे, या इन दोनों के बीच में बना सकते थे। इसी तरीके से इस शाफ्ट को भी हम लोग बना सकते थे कम ज़्यादा तक। वही पूछ रहा है इन दोनों के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, वो हमारी फिट कहलाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि दो अवयवों को जोड़ते समय होल का साइज शाफ्ट के साइज से बड़ा है तो ऐसी फिट को क्या कहते हैं? तो देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है यदि जो दो अवयवों को जोड़ते समय होल का साइज शाफ्ट के साइज से बड़ा है, जैसे ये होल था और ये शाफ्ट हो गई, इसका डायमीटर मान लीजिए 20 और इसका मान लीजिए 19.5, ठीक, तो यही बोल रहा है कि होल का साइज शाफ्ट के साइज से अधिक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब शाफ्ट को आप होल में लगाओगे तो शाफ्ट आपकी आसानी से फिट हो जाएगी। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि शाफ्ट होल में आसानी से चली गई, मतलब इसमें जो फिट होगी वो क्लियरेंस फिट होगी, ठीक। शाफ्ट आपकी रोटेट भी कर सकती है उस केस में और आगे पीछे भी स्लाइड कर सकती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो अवयवों को जोड़ते समय होल का साइज शाफ्ट के साइज से छोटा है, जैसे ये होल है और ये शाफ्ट है, ठीक, होल का डायमीटर हम लोग मान लेते हैं 20 और शाफ्ट का डायमीटर मान लेते हैं 20.20। यही बोल रहा है क्वेश्चन, दो अवयवों को जोड़ते समय होल का साइज शाफ्ट के साइज से छोटा है, ठीक, तो उस केस में क्या होगा, जब हमारी शाफ्ट इस होल पे जाएगी तो ये क्या जाएगी, हल्की टाइट होके जाएगी, मतलब जो फिट होगी, फिट करते समय बाधा उत्पन्न होगी, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरफेरेंस फिट, मतलब बाधा फिट। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि दो अवयवों को जोड़ते समय होल का साइज स्थिर रखकर शाफ्ट के साइज में परिवर्तन किया जाए तो इसे किस नाम से जाना जाता है? मतलब जैसे ये हमारे पास होल था और ये एक शाफ्ट है, ठीक, तो बोल रहा है होल के साइज को स्थिर रख के शाफ्ट के साइज में परिवर्तन किया जाए। ये हमारे अगर इसका व्यास 20 है तो इसको 20 ही रखा जाए, लेकिन शाफ्ट के साइज में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक। तो हमने जो होल है इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया या इसको बेस मान लिया। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहते हैं, ये होल बेसिस सिस्टम है, मतलब होल आधारित सिस्टम है। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि दो अवयवों को जोड़ते समय शाफ्ट का साइज स्थिर रखकर होल के साइज में परिवर्तन किया जाए तो इसे किस नाम से जानते हैं? अभी हम लोगों ने देखा था कि शाफ्ट का साइज चेंज हो रहा था बट होल का साइज फिक्स था। यहाँ पे शाफ्ट का साइज फिक्स कर दे रहे हैं, इसको 20.5 मान ले रहे हैं, और होल के साइज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग शाफ्ट आधारित सिस्टम बोलते हैं या शाफ्ट बेसिस सिस्टम बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लेन प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो पहले आप लोगों को मैं
बता देता हूँ प्लेन प्लग गेज किस तरीके से होता है। ये आपका प्लेन प्लग गेज कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, यहाँ पर एक सिरे पर गो लिखा होता है और दूसरे सिरे पर नो गो लिखा होता है। ठीक, यहाँ पर आपका नो गो वाले पर रेड कलर होता है और गो वाले पर आपका ग्रीन कलर होता है। ठीक, इस तरीके से आपका प्लेन प्लग गेज होता है। अब जैसे आपको किसी आपको बीरिंग का या किसी भी जॉब का आपको होल मापना है कि होल का डायमीटर क्या है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, प्लेन प्लग गेज को उठाएंगे, या तो आप वर्नियर से माप सकते हैं या माइक्रोमीटर से माप सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पे मास प्रोडक्शन हो रहा है, मास प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा में मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, उस केस में आप लोग हर एक जॉब को वर्नियर या माइक्रोमीटर की सहायता या किसी अन्य इंस्ट्रूमेंट की सहायता से मेजर करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होगा। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, गेज का यूज करते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस गेज को उठाएंगे और इस होल में डालेंगे, इसका डायमीटर चेक करने के लिए इस होल में डालेंगे, इंटरनल डायमीटर चेक करने के लिए। तो क्या होगा, जो आपका गो वाला पोर्शन था, ये जो आपने गो वाला पोर्शन दिखाया था वो इसके अंदर चला जाना चाहिए। ठीक, और नो गो वाला जो पोर्शन है वो इस होल में नहीं जाना चाहिए, तभी ये आपका जॉब पास होगा, अदरवाइज ये जॉब फेल हो जाएगा। ठीक, अगर दोनों चले जाते हैं तो आपका क्या होगा, तब भी ये जॉब फेल हो जाएगा, क्योंकि गो वाला पोर्शन जाना चाहिए, नो गो वाला नहीं जाना चाहिए। सपोज दैट गो और नो गो दोनों ही नहीं जाते, तब भी आपका जॉब रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गो वाले पोर्शन को जाना कंपलसरी है। उम्मीद करता हूँ प्लेन प्लग गेज समझ में आ गया होगा। ठीक, तो प्लेन प्लग गेज से क्या क्या मेजर कर सकते हैं हम लोग, व्यास माप सकते हैं। ठीक है, ये भी सही है। चूड़ी मापने के लिए ये है ही नहीं। स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए, स्लॉट की चौड़ाई हम लोग किस तरीके से मापते हैं ये भी बता दूं। जैसे हमने कोई एक जॉब था, उस जॉब में यह इस तरीके से हमने स्लॉट काट दिया। ठीक है, ये स्लॉट काट दिया। अब इस स्लॉट की चौड़ाई ये जो है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग प्लग गेज का यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्लेन प्लग गेज का प्रयोग व्यास मापने और स्लॉट की चौड़ाई मापने में दोनों में किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, उपरोक्त 1 व 3 होना चाहिए, ये 1 और 3 होगा। इसमें आप करेक्शन कर लेना, क्योंकि पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, रिंगिंग प्रक्रिया से क्या किया जाता है। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि रिंगिंग प्रक्रिया आपकी वह प्रक्रिया है जिसमें जो आपके स्लिप गेज होते हैं उनको जोड़ा जाता है। स्लिप गेज आपके बहुत ही फिनिश्ड ब्लॉक होते हैं। इन ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए रिंगिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। रिंगिंग प्रोसेस में 2 ब्लॉक्स को लेके उन्हें सरफेस की तरफ से रगड़ा जाता है। ठीक, रगड़ने से इन ये जो सरफेस थी, 2 सरफेस जो मिल रही थी, इन सरफेस के बीच में जो एयर गैप था वो रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से आपका स्लिप गेज जुड़ जाते हैं। तो रिंगिंग प्रक्रिया से हम लोग क्या करते हैं, स्लिप गेज को जोड़ते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। 2 स्लिप गेजों को जोड़ा जाता है, बिल्कुल सही। 2 शाफ्ट को जोड़ा जाता है, गलत है। किसी होल को मापा जाता है, ये भी गलत है। किसी शाफ्ट के व्यास को मापा जाता है, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर्स से क्या नहीं मापा जा सकता। ठीक, तो वर्नियर कैलिपर से हम लोग जानते हैं कि व्यास मापा जा सकता है, गहराई मापी जा सकती है, चूड़ी नहीं मापी जा सकती और मोटाई भी मापी जा सकती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है क्या नहीं मापा जा सकता। अगला क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर की खोज किसने की थी। ठीक, ऑप्शन है मैडम क्यूरी, आइंस्टीन, पियरे वर्नियर और सर सीवी रमन। तो हम लोग जानते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स की खोज 1631 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक पियरे वर्नियर ने की थी। ठीक है, याद रखना है पियरे वर्नियर ने वर्नियर कैलिपर्स की खोज की थी। और आपको ये हो सके तो ये सन और कंट्री भी याद कर लेना है। 1631 फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे पियरे वर्नियर, उन्होंने अपने नाम पर ही वर्नियर कैलिपर रखा था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, तो माइक्रोमीटर आपको रफली मैं बता दूं, आपका इस तरीके से माइक्रोमीटर होता है। ये आपका माइक्रोमीटर कुछ इस तरीके से बना होता है, यहाँ पर रैचेट होता है। ठीक, यहाँ पर ये स्केल होती है और इस पे भी आपकी सर्कुलर स्केल होती है इसमें। ठीक, तो माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, दो स्केल के अंतर पर नहीं, स्क्रू और नट के सिद्धांत पर, गियर के सिद्धांत पर करता ही नहीं, स्क्रू और नट के सिद्धांत पर। क्योंकि अगर ये हम लोग इसको स्क्रू मानते हैं तो इसके ऊपर ये जो थिम्बल वाली भाग है, इसको थिम्बल बोलते हैं, तो ये हमारी नट की तरीके बिहेव करती है, क्योंकि ये पूरी इसके ऊपर घूमती है। ठीक, तो हमारा माइक्रोमीटर स्क्रू और नट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज इतने ही क्वेश्चन को रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जस्ट क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए। आपको जो भी डाउट्स हो जिस क्वेश्चन में, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका डाउट अगले लेक्चर में क्लियर कर दिया जाएगा। और ये क्वेश्चन अगर आपको हेल्पफुल लगे और इम्पॉर्टेंट लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।